साल 2006 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने जेंडर इक्विटी की पॉलिसी बनाई, लेकिन मात्र पॉलिसी तक सीमित नहीं रहे। अपने 10 अलग अलग विभागों के माध्यम से उन्होंने जेंडर बजट को भी प्रस्तुत किया। और जो आज कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, तो मुद्दे की बात ये कि जब उनकी सरकार थी तो जेंडर बजट की दृष्टिकोण से साल 2013-14 का आंकड़ा था 90,000 करोड़ और मोदी की सरकार में 23-24 का जेंडर बजट अगर आप देखें तो वो है 2,23,000 करोड़। ये मुद्दे की बात पर आना चाहते हैं। मुद्दे की बात ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तब उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। ड्रॉप आउट रेट 18% था। प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ड्रॉप आउट रेट 1% हुआ और आज प्रधानमंत्री की जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए अलग से फंड का, जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रावधान करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये कहते हैं मुद्दे पर आओ, तो मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने ई ममता एक कार्यक्रम शुरू किया ताकि गर्भवती माताएं, बच्चे उसके माध्यम से सरकारी व्यवस्था से उनका बेनिफिट ट्रैक हो सके, कौन वंचित है उस तक हम पहुंच सके। और आज नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार पोषण ट्रैकर के माध्यम से देश के 7.5 करोड़ बच्चे और 2.5 करोड़ महिलाओं को पोषण अभियान के माध्यम से डिजिटली सेवा पहुंचाई जाती हैं। ये कहते हैं मुद्दे की बात पर आओ, तो मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने मां वात्सल्य योजना की शुरुआत की, जहां महिलाओं को लगभग 1.5 लाख रुपए के माध्यम से जिनकी एनुअल इनकम थी उनको 4 लाख से ज़्यादा की मेडिकल ट्रीटमेंट सरकारी व्यवस्थाओं में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज आयुष्मान भारत योजना के चलते 10 करोड़ गरीब परिवार, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को सुविधा, 24,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, 1,60,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा देने वाली सरकार मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसलिए जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मात्र आज एक चुनावी मुद्दा है, उनसे कहना चाहती हूं, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आपने नरेंद्र मोदी जी पर कई आक्षेप किए राष्ट्र के नवनिर्माण में, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो धारा 370 को हटाने की बात हो, हर विषय पर, जीएसटी पर भी न सिर्फ व्यवधान किया बल्कि व्यवधान के बाद जब इस सदन ने उन कानूनों को पारित किया तो आप एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कोर्ट में चुनौती देते गए, कोर्ट में भी हारे, पीपल्स कोर्ट में भी हारे। इस बार लोग कहते हैं कि 27 साल नहीं, अगर आप जनसंघ की पृष्ठभूमि देखें तो 1974 से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार कहा कि आप संवैधानिक ढांचे की मर्यादा में महिला का आरक्षण गारंटी करें। मोदी आज इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो वंचित है वो अधिकार गारंटी कर रही हैं और इसीलिए पूरे सदन से विनम्र आग्रह है कि एक साइंटिफिक पद्धति से संविधान का संरक्षण करते हुए जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, वाकई में अगर आपकी रुचि महिला को पॉलिटिकली सशक्त करने की है
तो आप इस अधिनियम का समर्थन करें। अंत में कुछ लोगों ने अपने वक्तव्यों में ये भी कहा कि आप रैंकिंग देख लीजिए। मैं उस पर एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं महोदय। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में वो महिला जो भारत की पंचायतों से जीत कर आती है, उस महिला का न सम्मान होता है न उसकी गणना होती है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में वो महिला जो विधानसभा या विधान परिषद में चुनकर आती है, उस महिला की भी गणना नहीं होती, उसकी भी गिनती नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में जो महिला लोकसभा में, राज्यसभा में चुनकर आती है, उसकी भी गणना नहीं करते। वर्षों वर्ष से चला आ रहा था सिलसिला। मोदी सरकार ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया और लिखित में उनसे जवाब दिया कि हाँ, अब हम हिंदुस्तान की पंचायतों में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, विधानसभा में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, लोकसभा में जीतने वाली, राज्यसभा में हमारी जो महिलाएं सेवा दे रही है उनकी गिनती करेंगे। वी हैव मेड विमेन काउंट एंड इट इज टाइम फॉर यू टू स्टेप अप इन द ऑपोजिशन and not mere reduce your words to paper, to speech, but speak with action and support Nari Shakti Vandan Adhiniyam. धन्यवाद. Thank you.